गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी लोगों को शिक्षक दिवस की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। और भाई शिक्षकों की ओर से मैं यही दुआ करूंगा कि आपको ऊपर वाला जल्दी सिलेक्शन दिलाए, सद्बुद्धि दे। उन सभी लोगों को बार बार मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन लोगों ने मेरे पास मेरे जितने भी सोशल अकाउंट हैं, मेरा व्हाट्सएप है, मैसेज की, बट मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाया। उनके लिए माफी चाहता हूं मैं। ठीक है, आप हमेशा खुश रहो। और हाँ, उन लोगों को भी थैंक यू करना चाहूंगा जो हमेशा सपोर्ट में रहते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, करियर के साथ जुड़े हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और उन लोगों को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा जो हमेशा हम लोगों में कोई ना कोई बुराई ढूंढते रहते हैं। ओके, उनको भी सर दिल से धन्यवाद एक बार। साउंड बिल्कुल आएगा, साउंड आ रहा होगा? हाँ जी। तो लास्ट ईयर की तरह इस बार भी हम लोग नई बैच की अनाउंसमेंट उस दिन मैं कर चुका था, पोस्टर पे उस दिन था। और दो तीन चीजें मैं क्लियर करना चाहूंगा। पहले तो कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर पहले भी पिछली साल भी कराया था आपने, तो फिर इस साल कराने का क्या फायदा है? कॉमन सेंस नाम की चीज होनी चाहिए। अगर कंटेंट चेंज नहीं होता तो फिर नया बैच लाने की क्या जरूरत थी? उसी की वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाती ना भाई। उसमें काफी सारा डेटा ऐसा था जो करंट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, तो तभी तो एक नया बैच बनाना पड़ा ना। तो दो से तीन चीजें मैं पहले बता देता हूं। पिछला बैच जो था उसकी कमेंट हट गए। पिछला बैच जो था उसकी कमियां जितनी मुझे लगी, उन सभी कमियों को दूर करने के लिए वाला आपका नया बैच आ गया। कमी में क्या क्या है मैं वो बता देता हूं और क्या क्या हम करने वाले हैं इसमें। देखो ध्यान से। एक तो जो आपका टोटल सिलेबस होगा, जो टोटल आपका सिलेबस है इसका एनवायरमेंट का, ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है ये कम से कम मानकर चलो 40 to 45 आवर्स में कंप्लीट हो पाएगा आपका। मतलब कि एक तो टाइमिंग बढ़ा दी अब इसकी, तो सिंपल सी बात है कंटेंट और बढ़ाया होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात जो आप लोगों की भी शिकायत थी कि सर क्वेश्चंस तो करवाए नहीं, और मैंने बोल दिया तब तो फिलो में कि भाई सब 300 क्वेश्चन करवा देंगे, और क्वेश्चन हुए मात्र ज्यादा से ज्यादा 100 या 50 के करीब क्वेश्चन हो पाए थे। इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं क्वेश्चंस जो है करवाऊंगा, टॉपिक वाइज करवाऊंगा। मैं टॉपिक का एंड होते ही तुरंत क्वेश्चन, ठीक है ना, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करवाऊंगा। आज मैं मुझे टाइम मिला, पहला चैप्टर जो है आपके उसके मैंने क्वेश्चन बना के रेडी कर दिए। चैप्टर पढ़ो, साथ के साथ क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फिर आ जाता है आलस सा, बोले यार क्या ही क्लास लो, अब सिलेबस तो करा ही चुके हैं। इससे बेहतर ये होगा कि जब नया चैप्टर तभी शुरू हो पाएगा जब आपके पिछले चैप्टर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आगे बात समझ में? तो फिर ये रहेगा यार दूसरा चैप्टर पढ़ाना है, आप क्वेश्चन करवा दो, जब भी शुरुआत हो पाएगी। बात क्लियर है यहां तक? चलो टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। दूसरी बात, करंट के जितने भी अभी एनवायरमेंट से रिलेटेड इवेंट हुए हैं, इन सभी के सभी इवेंट को भी हम इसमें इंक्लूड करते हुए चलेंगे। मेन फोकस करना है हमें इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि अभी अक्टूबर वाले महीने में आपके एग्जाम हैं। स्टेट पीसीएस वाले एग्जाम अक्टूबर के महीने में शुरू हो रहे हैं, तो कोशिश हमें यह करनी है कि अक्टूबर के महीने तक इस पूरे के पूरे पार्ट को हम लोग कंप्लीट कर दें। क्योंकि आपको भी पता है लास्ट ईयर जो पीसीएस वाला एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चंस ठीक ठाक आए थे, और आपके ही बैच से आए थे, फ्री वाले बैच से। आगे बात समझ में? तीसरी बात, इसमें मैंने बताया करंट इवेंट भी कंप्लीट करेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी करने वाले हैं हम लोग। और सबसे बड़ी बात क्या होगी, इसको हम जहां जहां जरूरत होगी मैपिंग के साथ कंप्लीट करेंगे। एग्जाम कौन कौन से टारगेट किए जाएंगे? सबसे पहले एग्जाम का टारगेट होगा हमारा स्टेट पीसीएस वाला, इसके बाद केवीएस का एग्जाम है, इसके बाद फिर आपका सीटेट का एग्जाम है, इसके बाद फिर ये एसएससी वाले एग्जाम है, और टीचिंग लाइन के और भी जैसे पीजीटी है, टीजीटी है, ये सभी के सभी एग्जाम है। इन सबको टारगेट हम लोग करेंगे। आगे बात समझ में? क्लास की टाइमिंग जो रहेगी आपकी वो 5 to 6:15, 5 बजे से 6:15 तक का टाइमिंग रखेंगे इसको। और सबसे बड़ी बात, डेली क्लास होगी संडे को छोड़कर, ठीक है ना, डेली क्लास लेंगे संडे को छोड़कर। नोट्स की अगर हम बात करेंगे कि सर नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाए या नहीं, तो पहले बता रहा हूं कोई नोट्स नहीं, खुद नोट्स बनाओ। जैसे मैं पेड बैच में लैंग्वेज को बोलकर लिखाता हूं, मैं आपके बैच में भी लिखाऊंगा। आगे बात समझ में? आपके बैच में भी लिखाऊंगा मैं, क्या नाम है। और दूसरी बात, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि किस एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। 2 दिन आप क्लास करोगे, अपने आप आपको आइडिया हो जाएगा कि लेवल क्या चल रहा है, कैसे क्या है। आगे बात समझ में? क्योंकि मैं अभी सिलेबस पूरा लिख रहा हूं, सिलेबस से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या सब कुछ पढ़ने वाले हो। इतना बता रहा हूं बस, आपको ये लगेगा कि भाई मुझे कोई जरूरत नहीं है कुछ भी पढ़ने की है, बस इसी को तैयार कर लूं सफिशिएंट है। और आप ये देखो कि एनवायरमेंट जो है अगर आपका 45 घंटे तक चल रहा है तो कितना पढ़ोगे फिर?
तो इसमें नोट्स में बिल्कुल प्रोवाइड कराने वाला नहीं हूं, नोट्स आपको खुद बनाने होंगे। अपने नोट्स बनाओ, जो जो चीज आपको जरूरी लगती है, मैं जो एग्जांपल देके समझा रहा हूं हर एक चीज को उसमें मेंशन करो अपने नोट्स में। आगे बात समझ में। और दूसरी बात, क्लास की टाइमिंग फिक्स रहेगी और इसमें मैं ऑफ मतलब बीच बीच में ऑफ नहीं करूंगा। लास्ट बार क्या होता था कि बैच ऑफ करा दिया और वो सब पूरा नाटक होता था क्वेश्चंस की वजह से। साथ के साथ मैं पहले क्वेश्चन रेडी कराता चलूंगा, अच्छे से मेहनत से पढ़ते चलो। आगे बात समझ में। चलो आ जाते हैं मेन पॉइंट पर, और उठाओ कॉपी पेन और लग जाओ, शुरू कर दो आज की अदालत। देखो, एनवायरमेंट इसी को कहा जाता है पर्यावरण। बहुत प्यार से और बहुत आराम से समझना। कमेंट कम करो, जितने कमेंट कम करोगे मुझे लगेगा उतनी ही मुझे और खुशी होगी कि कम से कम आप मन लगा के पढ़ रहे हो। ठीक है। सबसे पहली बात, एनवायरमेंट की अगर हम बात करेंगे तो ये वर्ड जो है ये एक फ्रेंच वर्ड है। ठीक है ना। ये वर्ड कैसा वर्ड है तो आपका आंसर होगा अच्छा वर्ड है, मतलब लैंग्वेज कौन सी है, इट इज अ फ्रेंच वर्ड। ठीक है ना। ये क्या है तो आपका आंसर होगा ये एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। पर्यावरण जो है वो क्या है तो आपका आंसर होगा ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। आगे बात समझ में। अगर आपसे पूछा जाता है कि फ्रेंच भाषा का शब्द है तो फिर इसका मीनिंग क्या है, तो आपका आंसर होगा इसका मीनिंग होता है सराउंडिंग। ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या होता है तो आपका आंसर होगा इसका मीनिंग जो होता है, इसका मीनिंग होता है सराउंडिंग्स। ठीक है ना। यानी कि हिंदी में हम इसको कह सकते हैं चारों ओर का, ये क्या है तो आपका आंसर होगा चारों ओर का घेरा है। किसके चारों ओर का, हमारे चारों ओर का। एग्जाम्पल से समझाते हैं। ठीक, मानकर चलो ये अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस पे ये एक कोई भी पेड़ लगा हुआ है और ये आप खड़े हुए, आपको यहां पे ये आपका घर है। ठीक है ना। ये सन है और यहां पे ये हवाएं चल रही हैं। यहां पे ये एक गाड़ी खड़ी हुई है। ठीक है ना। ये पूरा का पूरा मैंने बना रखा। अब एनवायरमेंट क्या है तो आपका आंसर होगा आपको जो कुछ अपने चारों तरफ दिख रहा है। आगे बात समझ में। आपको अपने चारों तरफ जो कुछ भी दिख रहा है वो सब कुछ क्या है, वो एनवायरमेंट है। आगे बात समझ में। आपको अपने चारों तरफ जो कुछ भी दिख रहा है ये सब क्या है तो आपका आंसर क्या होगा, आपको जो कुछ भी अपने चारों तरफ दिख रहा है इस सब की अगर हम बात करेंगे तो यही सब क्या है, एक सेकेंड, इस सब की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, ये है एनवायरमेंट। बात क्लियर है। तो प्रॉपर डेफिनेशन फिर इसकी क्या होगी, तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। डेफिनेशन होगी इसकी एवरीथिंग, everything in surrounding, everything in surrounding of an organism called environment। आगे बात समझ में। नाम से मतलब हिंदी में भी लिखते हैं इसको। जीवों के चारों ओर या हमारे चारों ओर स्थित, हमारे चारों ओर स्थित सभी वस्तुएं क्या हैं, हमारे चारों ओर स्थित सभी वस्तुएं क्या हैं, तो आपका आंसर होगा सभी वस्तुएं, एक सेकेंड, हमारे चारों ओर स्थित सभी वस्तुएं पर्यावरण का भाग हैं, या फिर हम इसी को यूं कह सकते हैं कि चारों ओर स्थित वस्तुओं का घेरा। ठीक है ना। चारों ओर स्थित वस्तुओं का घेरा जो है, चारों ओर स्थित वस्तुओं का घेरा ही क्या है, पर्यावरण है। बात क्लियर है।
यही क्या है? पर्यावरण है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। मैंने कहा कि ये आप खड़े हुए और आपके सराउंडिंग में क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने कहा कि आपके सराउंडिंग में एक प्लांट है। पहले सुनो समझो, बार बार कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, ओके। यहां पे मैंने आपसे कहा कि ये एक प्लांट लगा हुआ है, तो प्लांट किसकी कैटेगरी में आएगा? तो आपका आंसर होगा लिविंग की कैटेगरी में आएगा। बात क्लियर है? अब मैंने आपसे कहा सन ये लिविंग है या नॉन लिविंग? तो आपका आंसर होगा ये नॉन लिविंग की कैटेगरी में आएगा। अब ये नॉन लिविंग तो है, बट कैसा है ये? नेचुरल है, आर्टिफिशियल? ये नेचुरल है। अब अगर हम बात करेंगे इसकी, अगर ये व्हीकल की हम बात करेंगे तो ये कैसा है? नॉन लिविंग है। बट कैसा है ये? आर्टिफिशियल है। आगे बात समझ में? बट कैसा है ये? आर्टिफिशियल है। तो मैंने कहा हमारे चारों ओर जो कुछ भी स्थित है वो सब कुछ क्या है? ध्यान से समझना। हमारे चारों ओर जो कुछ भी स्थित है वो सब कुछ क्या है? आपका आंसर होगा वो सब कुछ एनवायरमेंट है। मेरे हाथ में पेन लगा हुआ है, ठीक है ना? ये पेन भी एक एनवायरमेंट का पार्ट है। आगे बात समझ में? मैं खुद भी एक एनवायरमेंट का पार्ट हूं, आप सब एक एनवायरमेंट का पार्ट हो। सराउंडिंग में जो कुछ भी हमारी आंखें देख पा रही हैं, एवरीथिंग, देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, एवरीथिंग इन सराउंडिंग, ठीक है ना? एवरीथिंग इन सराउंडिंग, चारों ओर जो कुछ भी स्थित है वो सब क्या है? एनवायरमेंट का पार्ट है। बात क्लियर है? वो सब क्या है? वो एनवायरमेंट का पार्ट है। बात क्लियर है? चलो अब अगला पॉइंट होगा कि फिर एनवायरमेंट का पार्ट है तो इन पार्ट को किस किस कैटेगरी में रखा जाता है? तो इसी चीज को आप लिखोगे, एक हेडिंग डालो जल्दी से, कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट। ओके, एक हेडिंग डालो जल्दी से, कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट। कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट। हिंदी में कहा जाएगा इसी को पर्यावरण के घटक। कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण के घटक। इसका मतलब होता है कि पर्यावरण, घटक का मतलब होता है पर्यावरण किस किस से मिलकर बना हुआ है। बात क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से, अगर हम इसके घटक की बात करेंगे तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? तो आपका आंसर होगा, एक तो होगा अबायोटिक, अबायोटिक कंपोनेंट यानी कि हिंदी में कहा जाएगा इसको अजैविक घटक। कौन सा घटक? तो आपका आंसर होगा अजैविक घटक। और दूसरा कौन सा होगा? तो आपका आंसर होगा, दूसरा होगा बायोटिक कंपोनेंट। भाई हमारे चारों ओर की वस्तुओं की अगर हम बात करेंगे तो 2 ही प्रकार की तो हो सकती है, एक तो वो जो जीवित है और एक वो जिनमें जीवन है ही नहीं। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा जैविक घटक। बात क्लियर है? अब देखो ध्यान से, इसको कैसे कैटेगराइज किया हमने। अब बायोटिक की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली बात इसमें कैसी थिंग्स आती हैं? इसमें आपका आंसर होगा ऑल नॉन लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब कि आप इसको यूं लिख सकते हो कि इसमें कैसी वस्तुएं आती हैं? तो आपका आंसर होगा इसमें आती हैं निर्जीव वस्तुएं। और इसी को फिर क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है फिजिकल कंपोनेंट। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है फिजिकल कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट, यानी कि पर्यावरण का, इसको कहा जाता है पर्यावरण का भौतिक घटक। क्या कहा जाता है इसको? पर्यावरण का भौतिक घटक भी कहा जाता है। किसको? अबायोटिक को। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है। और किसके एग्जाम में आता है? तो ये सीटेट वगैरह के जितने एग्जाम होते हैं उनमें, ठीक है, ध्यान रखना। अब जो ये अबायोटिक कंपोनेंट है इसको फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है 2 पार्ट्स में, ठीक है ना? 2 पार्ट्स कौन कौन सी हैं? तो ध्यान से समझना, एक तो होता है इसमें नेचुरल और एक कौन सा होगा? आर्टिफिशियल। एक नेचुरल और दूसरा कौन सा होगा? आर्टिफिशियल। ठीक, ध्यान से सुनो। नेचुरल का मतलब हिंदी में इसको कहा जाएगा प्राकृतिक, और आर्टिफिशियल का मतलब इसको कहा जाएगा कृत्रिम। आर्टिफिशियल और कृत्रिम 2 प्रकार का हो गया पर्यावरण, सॉरी 2 प्रकार के हो गए कंपोनेंट। नेचुरल की मतलब क्या होगा? इसकी अगर हम बात करेंगे तो आप इसको लिख सकते हो मेड बाय नेचर। आगे बात समझ में, इसको क्या लिख सकते हो? मेड बाय नेचर। और ये क्या हो जाएगा? मेड बाय मैन। तो इसका निर्माण किसने किया है? तो आपका आंसर होगा ये प्रकृति द्वारा बनाए हुए हैं। आगे बात समझ में, इसका निर्माण किसने किया है? तो आपका आंसर होगा ये प्रकृति द्वारा निर्मित है, ठीक है ना? ये प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं।
और प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं, तो इसमें क्या क्या आ जाता है? तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो, जैसे सन है, ठीक है ना, सन के बाद में अगर हम नेक्स्ट या सन न लिख के हम सीधा सीधा लिख देते हैं, जैसे लाइट है, प्रकाश है, लाइट के बाद फिर अगर हम बात करेंगे तो एयर है, एयर के बाद अगर हम बात करेंगे तो वाटर है, लाइट, वाटर, एयर, लैंड एरिया है, ये सब क्या है? ये सब अबायोटिक, ये सब क्या है? अबायोटिक नेचुरल कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट। ये पर्यावरण के अजैविक और प्राकृतिक घटक हैं। आगे बात समझ में? मीनाक्षी बिल्कुल होगा। ये पर्यावरण के अजैविक प्राकृतिक घटक हैं। ओके, आगे अगर हम बात करेंगे आर्टिफिशियल में क्या क्या आ जाएगा, तो इसमें क्या आएगा? तो आपका आंसर होगा, इसमें आएगा मैन मेड, यानी जिनका निर्माण किसने किया है? मानव ने किया है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर क्या आ जाएगा? तो ध्यान से समझना, एग्जाम्पल के तौर पर इसमें क्या आएगा? जैसे मानकर चलो रोड, जैसे मानकर चलो डैम, रोड, डैम, इंडस्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्री होती है। मैं आपसे कह रहा था कि पेन, ये भी एक एनवायरमेंट है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे पेन, ये भी एक एनवायरमेंट का पार्ट है। कुछ भी लिख लो आप यहां पे, बोर्ड, ये भी एक एनवायरमेंट का पार्ट है। आपके रूम में एसी लगा हुआ है, ये भी एनवायरमेंट का पार्ट है। इन द सेंस इसमें आर्टिफिशियल में वो सभी की सभी वस्तुएं आएंगी जिनका इन्वेंशन किया है किसने? ठीक है, ऑल दोज थिंग्स विच आर इन्वेंटेड बाई ह्यूमन। तो इसमें ह्यूमन इन्वेंशंस आ जाते हैं। आगे बात समझ में? इसमें क्या जाएंगे? ह्यूमन इन्वेंशंस आ जाते हैं। मानव ने जिन जिन वस्तुओं की क्या की है? खोज की है। और याद रखना इसी में क्या आएगा? एक और पॉइंट समझना, रिवर तो आएगा इसमें, और अगर वही हम बात करेंगे कैनाल की, तो कैनाल किस में आएगा? कैनाल आएगा इसमें। नदी तो इसमें आएगी, जबकि नहर किस में आएगी? नहर आएगी कृत्रिम में, क्योंकि नहर का निर्माण कौन करता है? मानव खुद करता है नहर का निर्माण। बात क्लियर है यहां तक? इसके बाद अगर हम बात करेंगे लेक, झील की अगर हम बात करेंगे तो झील दोनों कॉमन होगा, क्योंकि झील प्राकृतिक रूप से भी बनती है, और आगे अगर हम बात करेंगे झील की, तो झील का निर्माण मानव भी करता है, तो वो दोनों हो जाएंगे। बात क्लियर है यहां तक? ध्यान से समझना, मैंने क्या क्या बताया आपको? अबायोटिक कंपोनेंट में, अबायोटिक कंपोनेंट को ही किस नाम से और जाना जाता है? इसको कहा जाता है फिजिकल कंपोनेंट। और इसको फर्दर हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो नेचुरल, और आगे अगर हम बात करेंगे तो आर्टिफिशियल। नेचुरल में लाइट, एयर, वाटर, लैंड, रिवर, ये सब आ जाती हैं। आगे अगर हम बात करेंगे ओशियन किस में आएगा, तो आपका आंसर होगा ओशियन भी इसी में आएगा, महासागर भी इसी में आएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे फिर कौन सा आ जाता है, तो आपका आंसर होगा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में मैनमेड आ जाते हैं, और आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। इसके बाद फिर सेकंड जो आपका कंपोनेंट होगा, उसकी अगर हम बात करेंगे तो सेकंड में क्या आएगा, तो आपका आंसर होगा बायोटिक कंपोनेंट। बहुत ध्यान से समझना, फिर सिलेबस समझाएंगे क्या आएगा इसमें, तो आपका आंसर होगा बायोटिक कंपोनेंट। हिंदी में कहा जाएगा इसको जैविक घटक। इसको क्या कहा जाएगा? जैविक घटक कहा जाएगा। और बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आता है, तो ध्यान से समझना, इसमें ऑल लिविंग्स आ जाते हैं, ऑल लिविंग्स इंक्लूडेड, यानी कि सभी जीवित वस्तुएं। इसमें क्या आता है, तो आपका आंसर होगा सभी जीवित वस्तुएं। इसमें सभी जीवित वस्तुएं आती हैं। अब इनको भी फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है थ्री पार्ट्स में। सबसे पहला आता है प्रोड्यूसर। आगे बात समझ में? दूसरे की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड नंबर पे आता है कंज्यूमर, और तीसरे की अगर हम बात करेंगे तो तीसरे नंबर पर आता है डिकंपोजर, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे क्या आता है? डिकंपोजर। हिंदी में भी लिखता हूं मैं इसको, ध्यान से सुनना। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होगा, तो आपका आंसर होगा, इसका मतलब होता है उत्पादक, ठीक है ना। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है? उत्पादक होता है। इसके बाद फिर अगर हम बात करेंगे कंज्यूमर की, तो कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? इसको कहा जाता है उपभोक्ता। ओके, इसको क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा उपभोक्ता। और डिकंपोजर की अगर हम बात करेंगे तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है अपघटक, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है? अपघटक, या इसी को कहा जाता है अपमार्जक। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस समझते हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान से, अगर हम प्रोड्यूसर की बात करेंगे तो प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर की अगर हम बात करेंगे तो प्रोड्यूसर का मतलब होता है वे लिविंग्स, जो ऑल दोज लिविंग्स विच प्रोड्यूस देयर फूड्स, जो अपना भोजन खुद बना रहे हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है प्रोड्यूसर। आगे बात समझ में? और या फिर आप सीधा सीधा यूं कह सकते हो, मेरी बात को समझना, मैंने कहा कि ये फूड कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये फूड का क्या करेंगे, ये फूड का फॉर्मेशन करेंगे,
बाई इटसेल्फ, खुद भोजन का निर्माण कर रहे हैं, हम यूं कह सकते हैं। अब भोजन का निर्माण कैसे करेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, ये भोजन का निर्माण करेंगे किस प्रोसेस द्वारा, तो आपका आंसर होगा फोटोसिंथेसिस द्वारा। फोटोसिंथेसिस इन द सेंस, यानी कि हम इसको हिंदी में बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। मेरी बात को सुनना ध्यान से, मैंने क्या कहा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर कहा जाता है। तो अब इसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला तो हम इस बात को यूं कह सकते हैं, ऑल दोज लिविंग्स विच कंडक्ट फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। वे सभी की सभी जीवित वस्तुएं जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है उनको प्रोड्यूसर कहा जाता है या उनको उत्पादक कहा जाता है। या फिर हम यूं कह सकते हैं, ठीक है ना, या फिर हम इस बात को यूं कह सकते हैं कि वे सभी के सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो सभी के सभी जीव क्या कहलाते हैं, तो आपका आंसर होगा वो क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। भोजन कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझना, भोजन बनाएंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ फोटोकेमिकल प्रोसेस। फोटो इन द सेंस मतलब कि सनलाइट की प्रेजेंस में, और किससे, तो आपका आंसर होगा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाएंगे। सूर्य के प्रकाश और अकार्बनिक पदार्थों की मदद से क्या बनाएंगे, कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। या फिर आप यूं कह सकते हो कि वो सूर्य और, ठीक है ना, सूर्य से और कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है ना, सूर्य और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस में वो क्या करेंगे, वो फॉर्मेशन करेंगे ग्लूकोज का। सीधा सीधा हम इस बात को यूं कह सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या ह्यूमन जो है, क्या ह्यूमन के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा, अब देखो बात को ध्यान से समझना, इसको और अच्छे से बताते हैं। मैंने क्या कहा कि भाई सब प्रोड्यूसर का मतलब है सीधा सीधा फोटोसिंथेसिस। मेरी बात को समझना ध्यान से, क्लियर है। प्रोड्यूसर का मतलब क्या है सीधा सीधा, तो आपका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण को कौन कंडक्ट कराता है, तो आपने खूब सुना होगा क्लोरोफिल। कौन कंडक्ट कराता है इसको, क्लोरोफिल, ठीक है ना। कौन कंडक्ट कराता है इसको, भाई पेड़ पौधों की पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल ही क्या कराता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कराता है। क्लोरोफिल के कारण कैसा क्या नाम है, जीव का रंग कैसा हो जाएगा, हरा। तो क्या इंसान हरा होता है, नहीं होता। तो इसका मतलब मानव के अंदर क्लोरोफिल होता है, नहीं होता। क्या मानव के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, नहीं होती। तो क्या मानव प्रोड्यूसर होगा, नहीं होगा। आगे बात समझ में, क्या मानव के अंदर प्रोड्यूसर होगा, नहीं होगा। अगर मानव के अंदर प्रोड्यूसर होता, मानव प्रोड्यूसर जब हो सकता था जब मानव को भोजन की जरूरत, भोजन को कहीं से भी अदर और भोजन को इनटेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपनी बॉडी से ही क्या कर लेता, इसका फॉर्मेशन कर लेता। ओके, तो याद रखना ह्यूमन जो है वो प्रोड्यूसर नहीं है, ठीक। अब मैं इसको लिखता हूं, प्रोड्यूसर में कौन कौन आते हैं, तो ध्यान से समझना। प्रोड्यूसर में आते हैं कौन कौन से जीव आएंगे, इसमें कौन कौन से लिविंग्स आएंगी, ठीक है ना। मैं लिख रहा हूं यहां पे ऑल लिविंग्स which conduct photosynthesis and produce their food। आगे बात समझ में, प्रोड्यूसर में कौन कौन आएंगे, तो आपका आंसर होगा वे सभी जीव। हम लिखेंगे इसमें वे सभी जीव जो भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण द्वारा, भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं करते हैं, उन्हें उत्पादक कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल में आ जाएगा क्या, तो आपका आंसर होगा इसमें आएगा ग्रीन प्लांट। और क्या आएगा इसमें ग्रीन प्लांट के अलावा, ग्रीन प्लांट के अलावा फिर इसमें आएगा, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो फाइटोप्लांक्टन। फाइटोप्लांक्टन जानते हो, ये सागरों में पाए जाते हैं, इनको पादप प्लवक कहा जाता है। तो इनको कहा जाता है प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। ग्रीन प्लांट, फाइटोप्लांक्टन, और इसमें क्या आएगा, तो आपका आंसर होगा, और इसमें आएगा ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, जिसको आप क्या कहते हो, जिसे आप काई भी कहते हो।
ये सब क्या हो जाएंगे, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे किसका, तो आपका आंसर होगा ये एग्जाम्पल हो जाएंगे प्रोड्यूसर का। बात बराबर है यहां तक? ये किसका हो जाएंगे एग्जाम्पल, तो आपका आंसर होगा ये हो जाएंगे किसका, तो आपका आंसर होगा प्रोड्यूसर का। बात क्लियर है? चलो, कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर का मतलब होता है इसमें कौन से लिविंग्स आ जाएंगे, लिविंग्स which gain food by other livings। आगे बात समझ में, which gain food by other livings मतलब कि वे जीव जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, तो आपका आंसर होगा वे जीव जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। आगे बात समझ में, दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, उनको क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा कंज्यूमर। कंज्यूमर की कैटेगरी में कौन आते हैं, तो आपका आंसर होगा इसमें ह्यूमन आता है, और ह्यूमन के साथ साथ आते हैं इसमें ऑल एनिमल्स, ह्यूमन और ऑल एनिमल्स आते हैं इसी कैटेगरी में। बात क्लियर है यहां तक? चलो, तीसरे कंपोनेंट पे आ जाते हैं। मैं यहां लिख देता हूं तीसरे कंपोनेंट को। जो तीसरा कंपोनेंट होगा वो होगा क्या, डिकम्पोजर। ठीक, तीसरा कंपोनेंट जो होगा वो कौन सा होगा, तो आपका आंसर होगा डिकम्पोजर। ठीक, चलो थर्ड कंपोनेंट पे आ जाते हैं, डिकम्पोजर। हिंदी में इसको कहा जाता है अपघटक। देखो ध्यान से, डिकम्पोजर में कौन आता है, इसमें वे लिविंग्स आते हैं जो फूड कहां से प्राप्त करते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, गेन फूड बाई डेड ऑर्गेनिज्म। गेन फूड बाई डेड ऑर्गेनिज्म किससे प्राप्त करते हैं, तो आपका आंसर होगा मृत वस्तुओं से भोजन प्राप्त करते हैं। मृत वस्तुओं से भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर क्या होगा इसमें, आपका आंसर क्या होगा, जैसे अर्थवॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पर क्या होगा, अर्थवॉर्म, या फिर आप इसी को क्या बोलोगे, केंचुआ। ठीक है ना, अर्थवॉर्म या केंचुआ। बात क्लियर है? एक बार कमेंट करके बताओ यहां तक समझ आया नहीं आया। बिल्कुल टेंशन मत लेना, जब लास्ट वाला मैंने लगभग 25 से 30 घंटे में फिनिश कराया था, इस बार मैं आपसे लगभग 45 घंटे तक की बात करके चल रहा हूं। क्लियर है यहां तक? चलो, इसी में हम और किसको इंक्लूड कर सकते हैं, इसी में हम बैक्टीरिया को भी रख सकते हैं। डिकम्पोजर में बैक्टीरिया और फंजाई को भी रख सकते हैं हम इसी में, ठीक है ना, बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है ना। बैक्टीरिया और फंजाई को भी हम इसमें रख सकते हैं, लेकिन फंजाई दोनों में कॉमन होता है। कुछ डिकम्पोजर भी होते हैं, कुछ प्रोड्यूसर की भी कैटेगरी में आते हैं। ओके, हाँ जी, क्लियर है यहां तक? चलो, अब आ जाओ मेरे भाइयों सिलेबस पे, और सिलेबस समझ लो बहुत अच्छे से। उसी से आपको पता चलेगा। जो लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं मैंने पिछला बैच पढ़ा था, अच्छी बात है, तो दोबारा पढ़ू। जब मैं दोबारा पढ़ा सकता हूं तो तुम दोबारा क्यों नहीं पढ़ सकते? ठीक है, ध्यान से सुनो। सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस में सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें एनवायरमेंट की। 3 पार्ट में सिलेबस बांटा हुआ है। एक तो होगा एनवायरमेंट, सेकंड पार्ट होगा इसी का बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटी, और तीसरा पार्ट होगा कौन सा, वो आपका आंसर होगा इकोलॉजी। ठीक है, हिंदी में भी लिखता हूं मैं। एक तो पर्यावरण, इसको बिल्कुल अलग रखा हुआ है। पर्यावरण के बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो जैव विविधता, ठीक है ना, जैव विविधता, और आगे अगर हम बात करेंगे तो पारिस्थितिकी। तीन तरीके से हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले एनवायरमेंट का सिलेबस देखो, इसमें क्या क्या हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, देखो ध्यान से। पहला तो हमने यही पढ़ा कि व्हाट इज एनवायरमेंट,
एंड इट्स कंपोनेंट। पर्यावरण क्या है और इसके घटक क्या क्या हैं। सिलेबस को ध्यान से समझ लो वरना घूम जाओगे कि पता नहीं क्या पढ़ा दिया। इसके जस्ट बाद फिर आप पढ़ोगे क्या, आप पढ़ोगे इसके बाद डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट। डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट हिंदी में इसको कहा जाता है पर्यावरण अवक्रमण। पर्यावरण अवक्रमण में क्या क्या आएगा तो ध्यान से समझना। इसमें आप पढ़ोगे सबसे पहले किसके बारे में, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, ठीक है ना। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों का कटाव कैसे होता है, क्यों किया जाता है, क्या क्या इसके नुकसान हैं। डिफॉरेस्टेशन के बाद फिर आप नेक्स्ट में पढ़ोगे, बहुत ही एक मजेदार टॉपिक होगा जिसको कहा जाएगा आइस कोलैप्स। आइस कोलैप्स ऑफ आर्कटिक ओशियन। आइस कोलैप्स ऑफ आर्कटिक ओशियन यानी कि आर्कटिक महासागर का क्या होना, आर्कटिक महासागर की बर्फ पिघलना। आर्कटिक महासागर की बर्फ पिघलना। और ये कम से कम 3 क्लास में पूरा होगा ये वाला टॉपिक जो है, अकेला टॉपिक पूरा पढ़ोगे आप इसमें। व्हाट इज आर्कटिक काउंसिल, इंडिया ने कैसे अपना सेंटर बनाया, वहां पे किस किस वेस पर वहां पे कंजर्वेशन किया जाता है, ठीक है ना। वहां पे कैसे कैसे कंजर्वेशन किया जाता है, क्या क्या इसका नुकसान है, क्या क्या इसका फायदा है, ठीक है ना। कैसे हमें पता चला, कौन कौन से सैटेलाइट लगा रखे हैं इसको पता करने के लिए कि कितना जो है क्या नाम है मेल्ट हो गया, आगे की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कौन कौन से कंट्रीज पे लगातार रिसर्च कर रहे हैं। आर्कटिक ओशियन पे जो रिसर्च चल रही है हमारे इंडिया का क्या उसमें योगदान है, इंडिया किस किस पॉइंट पे रिसर्च कर रहा है, पूरा का पूरा कम से कम 3 क्लास में पढ़ोगे। और हां, मैपिंग, पूरी मैपिंग के साथ इसको कंप्लीट कराएंगे। इसके तुरंत बाद फिर इसी में आ जाएगा परमाफ्रॉस्ट। व्हाट इज परमाफ्रॉस्ट एंड व्हाट इज द कंटेम्परेरी इश्यू ऑफ परमाफ्रॉस्ट, यानी कि परमाफ्रॉस्ट क्या है इसी में पढ़ोगे आप। और परमाफ्रॉस्ट के साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो परमाफ्रॉस्ट का और अभी जो रसिया में ऑयल स्पिल हुआ था, तेल का रिसाव हुआ था, इन दोनों का क्या रिलेशन है, आगे बात समझ में, इन दोनों का क्या रिलेशन है, परमाफ्रॉस्ट का और किसका, वहां पे जो तेल का रिसाव हुआ था, ठीक है ना। वहां पे जो तेल का रिसाव हुआ था, अभी ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा था। वहां की एक नदी है जिसका नाम है अंबर नायर रिवर है रशिया की, उसमें ये तेल का रिसाव जब हुआ था डीजल फैल गया था, ठीक है। हम उसको कंप्लीट करेंगे इस वाले पॉइंट में, बात क्लियर है यहां तक, चलो। और इसी में आ जाएगा आपका वर्ल्ड ओशियन डे। 8 जून को मनाया जाता है ना विश्व महासागर दिवस। क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, थीम क्या थी लास्ट, पहली बार कब मनाया गया, वो सब आप इसी में पढ़ लोगे। परमाफ्रॉस्ट और ऑयल स्पिल ये वाले करंट के टॉपिक है, ठीक है ना। ऑयल स्पिल अलग से करा देंगे, रशिया वाला जो होगा इसी में इंक्लूड कर देंगे। इसके बाद फिर आप पढ़ोगे पॉल्यूशन। पॉल्यूशन पढ़ोगे आप यानी कि प्रदूषण। सबसे पहले प्रदूषण में पढ़ोगे इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना, प्रदूषण की डेफिनेशन क्या है। और फिर आप पढ़ोगे कौन कौन से प्रदूषण होते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पे एयर पॉल्यूशन, फिर आप पढ़ोगे लैंड पॉल्यूशन, फिर आप पढ़ोगे वाटर पॉल्यूशन, फिर आप पढ़ोगे महासागर में होने वाला पॉल्यूशन यानी कि मरीन पॉल्यूशन, ठीक है ना। और फिर पढ़ोगे आप नॉइस पॉल्यूशन। ये सभी के सभी प्रदूषण के बारे में पढ़ोगे आप। इतना जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर एक चैप्टर और इसी में कराएंगे, और वो चैप्टर होगा कौन सा, एक्ट एंड लॉ रिलेटेड टू एनवायरमेंट, ठीक है ना। फिर पढ़ाएंगे आपको क्या इसी में, एनवायरमेंट से रिलेटेड एक्ट, ओके। और इसी में एक और पॉल्यूशन जोड़ लेना, प्लास्टिक वाला। अब देखो टॉपिक इसमें कौन कौन से ऐड किए हैं वो मैं बता देता हूं। परमाफ्रॉस्ट वाला पूरी तरह से ऐड किया है इसमें, आइस कोलैप्स ऑफ आर्कटिक ओशियन ये वाला भी नया ऐड किया है, डिफॉरेस्टेशन में पूरा कंटेंट चेंज हो जाएगा, नए नए पॉइंट इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आपका सिलेबस आ जाएगा, कौन सा सिलेबस आ जाएगा आपका, बायोडायवर्सिटी वाला। बायोडायवर्सिटी में क्या क्या पढ़ेंगे हम वो भी बता देता हूं अभी मैं आपको। बायोडायवर्सिटी की अगर हम बात करेंगे तो बायोडायवर्सिटी में सबसे पहले आप पढ़ोगे क्या,
एक तो आप इसमें यही पढ़ोगे बायोडायवर्सिटी में कि बायोडायवर्सिटी होती क्या है, व्हाट इज बायोडायवर्सिटी। मैं अभी से मीनिंग बता देता हूं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विभिन्न प्रकार के जीवों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करेंगे और कौन सा नया वर्ड है यहां पे, ये है डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट, पर्यावरण का अवक्रमण। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो बहुत सिंपल डेफिनेशन होती है, इट इज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ अर्थ एसिड्स विच यूटिलाइज्ड बाय ह्यूमन। हमारे चारों ओर जितने भी खनिज हैं, हमारे चारों ओर जितने भी पेड़ पौधे हैं, प्रकृति ने जो कुछ भी हमें रिसोर्स दिए हुए हैं, उन सभी के सभी रिसोर्स को हम क्या करना, उन सभी के सभी रिसोर्स को जब हम डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, उसी को क्या कहा जाता है? पर्यावरण का अवक्रमण कहा जाता है। अब आप एक बात बताओ, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो हम डिस्ट्रॉय तो कर रहे हैं, बना थोड़ी रहे हैं, खत्म ही तो कर रहे हैं। आइस कोलैप्स हो रहा है, बर्फ पिघल रही है, तो इसका भी क्या होगा? इसका भी क्या होगा? नुकसान ही होगा हमारे लिए। परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है, बहुत बड़ा भयंकर नुकसान है। परमाफ्रॉस्ट पूरी तरह से पिघल गई, ग्लोबल वार्मिंग भयंकर लेवल पर होगी। आगे बात समझ में? आर्कटिक ओशियन का इंपैक्ट क्या होगा भाई साहब? आर्कटिक ओशियन का इंपैक्ट पूरे के पूरे वर्ल्ड पर होगा। सी लेवल बढ़ेगा, इंडिया का भी क्लाइमेट इससे इफेक्ट होगा, इंडिया का मानसून इफेक्ट होगा, पूरा का पूरा विंड पैटर्न चेंज होगा। इसको हम क्या करेंगे? जब विंड पैटर्न चेंज होगा तो विंड पैटर्न चेंज होने पर हम इसको डिस्कस करेंगे। पॉल्यूशन, ये भी समस्या है भाई। पॉल्यूशन आता कैसे है? मानव क्या करता है? हमारे चारों ओर के जितने भी रिसोर्स हैं, हम उन रिसोर्स को यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं, और जब उन्हीं रिसोर्स को यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं तो इसी से फिर पॉल्यूशन जनरेट होता है, और वही पॉल्यूशन हमें इफेक्ट करता है। एक साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है ये। आगे बात समझ में? एक साइक्लिक ऑर्डर में यही चल रहा है, ठीक है। रोहित का कमेंट है, व्हाट इज परमाफ्रॉस्ट? मेरे भाई आज ही पढ़ लोगे तो कल क्या पढ़ाऊंगा मैं? परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है फ्रोजन ग्राउंड, यानी मिट्टी के नीचे, जमीन के अंदर बर्फ जमी हुई होना। ओके, अब देखो इसमें पढ़ोगे आप व्हाट इज बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी क्या है, फिर आप पढ़ोगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन विद मैप। पूरे विश्व में कहां पर बायोडायवर्सिटी ज्यादा है, कहां पर बायोडायवर्सिटी ज्यादा है, इंडिया में कहां ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, इसके फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप पढ़ लोगे बायोडायवर्सिटी का, फिर आपको पता चलेगा कि भाई साहब अब तो इसके कंजर्वेशन की जरूरत है, इसके संरक्षण की जरूरत है। तो भाई जब बायोडायवर्सिटी का संरक्षण किया जाता है ना, तो इसी के संरक्षण के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? तो आपका आंसर होगा नेशनल पार्क। विद मैप कराएंगे। और सुनो, पिछली बार जो कराए थे उनमें और इस बार अंतर क्या होगा? पिछली बार बस मैंने यह बताया था कि ये वाला नेशनल पार्क यहां स्थित है, लेकिन इस बार कराएंगे हर एक नेशनल पार्क के बारे में कम से कम 5-5, 6-6 पॉइंट लिखते हुए चलेंगे कि वहां पे क्या खास है और किस चीज के लिए वो खास है, ठीक है ना, किसके लिए खास है, क्या है। नेशनल पार्क होंगे इसी में। इसके बाद फिर इसी में आएगा क्या? इसी में आएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि इसी में आएगा वन्य जीव अभयारण्य। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभयारण्य आएगा इसी में। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसी में आएंगे फिर बायोम, और इसी में आएंगे फिर क्या? बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व और क्या आएगा इसी में? तो आपका आंसर होगा इसी में आएगा फिर वेटलैंड्स। आर्द्र भूमि। इतना सब कुछ बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, और इसी में पढ़ा देंगे फिर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। व्हाट इज बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, व्हाट इज मेगा डायवर्सिटी। आगे बात समझ में? व्हाट इज मेगा डायवर्सिटी। इन सब की सब चीजों को आप कंप्लीट करोगे विद मैप। यहां पे मैपिंग की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और मैपिंग आती है करना हमें अच्छे से, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और क्या सिलेबस है। सिलेबस बहुत है, टेंशन मतलब बिल्कुल। और इतना आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं जो बैच पूरा कराता हूं, तो पढ़ाते टाइम फिर मैं ये भूल जाता हूं कि फ्री बैच है या पेड बैच है। मेरा सीधा सीधा एक टारगेट होता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा कराना है। और पहला नया बैच ये आया नहीं है, इससे पहले भी स्टैटिक जीके वाला बैच आया था, वहां भी आपने देखा होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट सेगमेंट होगा इकोलॉजी का। भाई साहब पूरी तरह से नया है, केवल और केवल इकोलॉजी के लिए ही आपका ये वाला बैच मैंने बनाया है, वरना ये टॉपिक तो मैं पहले वैसे ही नॉर्मली कंप्लीट करा देता। अब देखो यहां पे क्या क्या चेंज होगा इकोलॉजी में, ध्यान से सुनना। इसमें पढ़ोगे आप व्हाट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी है क्या?
पारिस्थितिकी क्या है, लिखो हिंदी में, आप पढ़ोगे इसमें पारिस्थितिकी क्या है। ठीक, फिर आप पढ़ोगे इसके प्रिंसिपल, और इसके प्रिंसिपल में मैं बता दूं सीधे सीधे टॉपिक के नाम लिख देता हूं क्या क्या आएगा इसमें। आएगा जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा सक्सेशन, ठीक है ना, सक्सेशन क्या होता है। एक वर्ड आपने सुना होगा एडेप्टेशन क्या होता है। सक्सेशन क्या है, एडेप्टेशन क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होलिज्म, होलोजिम का सिद्धांत क्या है, सक्सेशन क्या है, एडेप्टेशन क्या है। फिर आप पढ़ोगे स्टडी लेवल क्या है, इकोलॉजी का स्टडी लेवल, स्टडी लेवल इन द सेंस आप इसमें पढ़ोगे व्हाट इज पॉपुलेशन, जनसंख्या क्या है। ये आपके स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के टॉपिक होते हैं। पॉपुलेशन क्या है, ठीक है ना, आप इसमें पढ़ोगे। फिर नेक्स्ट कम्युनिटी क्या है, पॉपुलेशन क्या है, कम्युनिटी क्या है। फिर आप इसी में पढ़ोगे व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व। आप यहां पे तो पढ़ोगे कि कौन सा कहां पर है, और यहां पे क्या पढ़ोगे, आप यहां पे पढ़ोगे कि इसका मतलब क्या होता है, क्यों बनाए जाते हैं ये, ठीक है ना, ये स्टडी लेवल हो जाएगा। इसके जस्ट बाद फिर आप पढ़ोगे क्या, फिर आप पढ़ोगे व्हाट इज फूड चेन, फूड चेन क्या है आप पढ़ोगे। फिर नेक्स्ट व्हाट इज फूड वेब, फूड वेब क्या है। फिर आप पढ़ोगे व्हाट इज कार्बन साइकिल, ठीक है ना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं साइकिल्स, व्हाट इज कार्बन साइकिल, व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल, व्हाट इज वाटर साइकिल, ये सारी की सारी चीजें क्या है। हाँ भाई, तो यहां पे फूड चेन, फूड वेब, साइकिल्स, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, ये सब क्या क्या है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे फिर इसी में फिर आप और क्या पढ़ोगे, इसी में जब कंटिन्यू करेंगे तो फिर इसी में करा देंगे व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। और फिर आगे अगर हम बात करेंगे व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज क्या है। और जब इतना सब कुछ पढ़ लोगे ना, यहां पे एक टॉपिक और ऐड कर लेना, आईयूसीएन, आईयूसीएन और उसकी लिस्ट, ठीक है ना, आईयूसीएन और उसकी लिस्ट। ये सभी के सभी टॉपिक जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना, इकोलॉजी वाले में, फिर इसी में एक और पॉइंट कराएंगे, उसको ऐड कर लेते हैं यहां बायो, इसमें ऐड कर लेते हैं सॉइल साइंस, इसको यहां ऐड कर लेते हैं सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान। इसमें आप पढ़ोगे सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल बनती कैसे है। फिर आप नेक्स्ट एक और पॉइंट इसी में ऐड कर लेना, टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब कौन कौन से टेम्परेचर हो गया, क्लाइमेट हो गया, कैसे पेड़ पौधों को इन सबको प्रभावित करते हैं। इतनी देर में तो मैं सिलेबस ही समझा पाया हूं। अब बताओ कम तो नहीं है सिलेबस और फिर इसके क्वेश्चंस भी लगवाने, हाँ जी, इसके क्वेश्चंस भी लगवाने। एक काम करना, इस पूरे के पूरे सिलेबस को आप जो है अपने एक किसी नोटबुक पर नोट कर लेना, ठीक है, जिससे कि अगर कोई चैप्टर छूटता भी है तो आप मुझे साथ के साथ बताते चलो। छोड़ना में कुछ भी नहीं है, सब कुछ कंप्लीट करना है। ओके, और अभी से लग जाओ, क्योंकि देखो इतना आपको अच्छे से पता ही है कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब मुझे सीरियसनेस बहुत पसंद है, मुझे हर स्टूडेंट सीरियस ही चाहिए। मैं कभी नहीं कहता कि आप 20 तारीफें लिखो हमारी कमेंट में कि भाई ये है वो है, कुछ नहीं, आप अपने अच्छे से मेहनत करो साइलेंट रहते हुए। आगे बात समझ में, प्रॉपर इसके नोट्स बनाना शुरू कर देना आज से ही, और इसी सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। कम से कम कोशिश किया करो, कमेंट करो, जिससे कि मेरा अटेंशन डाइवर्ट कम हो। आगे बात समझ में, क्योंकि स्क्रीन पे जब लगातार कमेंट आते हैं ना तो फिर अटेंशन डाइवर्ट होता है। अगर ऐसा होगा तो सिंपल सी बात है, मैं सही या कोई भी टीचर सही, वो अपना पूरा का पूरा समझाने में माइंड नहीं लगा पाएंगे। ओके, यहीं से हमें कंटिन्यू सिलेबस को करना है, साथ के साथ नोट्स भी बनाने हैं, क्वेश्चंस भी लगाने हैं। क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, चाहो तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना और चाहो तो अपने नोट्स में ही लिखते चलना, ठीक है। सर ओजोन लेयर भी पढ़ाएंगे क्या? बिल्कुल मेरे भाई, ग्लोबल वार्मिंग वाला जो ग्लोबल वार्मिंग के जो इफेक्ट होंगे ना और क्लाइमेटिक चेंज होगा, इसी में ओजोन लेयर आ जाएगा। ओजोन लेयर छोड़ो, आप पूरा एटमॉस्फेयर पढ़ा देंगे, बस पूरे एटमॉस्फेयर को बता देंगे कैसे एटमॉस्फेयर बना, क्या हुआ, ठीक।
उसी में सारी की सारी चीजें आ जाएगी। ओके, और पूरा सिलेबस कराएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। कितने आवर्स का होगा, 1 घंटे 15 मिनट की क्लास हुआ करेगी, और कोशिश करेंगे कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक, यानी कि 1 महीने के अंदर ये पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाए। चाहे बीच बीच में मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी तब भी चलेगा, मैं क्लास ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बैच को लंबा नहीं लटकाना है, 1 महीने के अंदर फिनिश कर देना है। 1.25 घंटे की क्लास होगी, या फिर मैं एक काम करूंगा, जिस दिन मैं फ्री होऊंगा, आपको एक चीज और करनी होगी, ध्यान से सुन लो, डेली की डेली आपको टाइमिंग चेक करनी होगी पहले ही बैच की, क्योंकि अगर मैं फ्री पहले हो गया जैसे और अदर बैचेस में क्लास लेने के बाद, तो फिर मैं इस बैच की शुरुआत 4:30 बजे से भी कर सकता हूं। बता रहा हूं इन केस, पहले ही बता के चल रहा हूं मैं, ठीक है। 4:30 बजे से 6:15 तक हो जाएगा। मतलब मेरा यह है कि 1 महीने में सिलेबस को फिनिश करना है, जिससे किसी भी स्टूडेंट का अगर स्टेट पीसीएस का एग्जाम है अक्टूबर में, तो वो रिवाइज करके जल्दी से उसको कंप्लीट कर पाए। मतलब एक टारगेट बना के चलना है कि एग्जाम से पहले ही फिनिश करना है, ठीक है ना। मैराथन क्लास लेने का कोई सेंस नहीं निकलता। मैराथन का तो मतलब बस यही है कि मैराथन क्लास का मेरी नजर में बस एक ही सेंस है, लपेटना। आगे बात समझ में, माइंड की कैपेसिटी होती है यार, 5-5, 6-6 घंटे क्लास लेने के बाद स्टूडेंट कहां से समझेगा भाई। मैं तो जिंदगी में ना पढ़ पाया इतना 6 घंटे तक लगातार, और ना मुझे कोई आज तक चीज समझ आई। मैक्सिमम क्लास की टाइमिंग 1.5 घंटे 2 घंटे, इससे ज्यादा नहीं, फिर इससे ज्यादा तो बस पढ़ना ही होता है वो। तो कोशिश ये करनी है साथ के साथ आपको तैयार भी हो जाए सिलेबस। ओके, चलो अब कंपोनेंट वाला पार्ट तो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं, और कंपोनेंट के बाद अब नेक्स्ट आपका पार्ट आ जाएगा कौन सा, डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट। जल्दी से हेडिंग डालो। बिल्कुल भाई सब पूरा फ्री है, पूरा का पूरा बैच फ्री है यार, कितनी बार बोलूं। हेडिंग डालो जल्दी से, डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट, और इसमें 2-3 लाइन लिखो, मैं लिखा रहा हूं, कंटिन्यू करो। हाँ जी, डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट। हिंदी वालों आप लिखोगे पर्यावरण का अवक्रमण, पर्यावरण का अवक्रमण, ठीक, पर्यावरण का अवक्रमण, ठीक है। लिखो ये क्या है, समझाते हैं इसको। मानकर चलो एक रिवर है, मानकर चलो रिवर वाटर है, और ये हो गया ह्यूमन, मानव, और ये है नदी का पानी। अब मानव कैसा घटक हो गया, जैविक, और ये कैसा घटक हो गया, अजैविक। लेकिन अजैविक में कैसा, तो आपका आंसर क्या होगा, प्राकृतिक। डिग्रेडेशन क्या है इसको समझते हैं। अब इस मानव के माइंड में एक तूफानी आइडिया आया कि मैं इस रिवर वाटर को यूटिलाइज करता हूं, मैं इस रिवर वाटर को क्या करता हूं, यूटिलाइज करता हूं। तो इस रिवर वाटर को यूटिलाइज करने के लिए मानव ने क्या किया, इस रिवर वाटर को यूटिलाइज करने के लिए मानव ने क्या किया, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम। मानव ने क्या किया, एक डैम बनाया या एक बांध का निर्माण किया। बात क्लियर है। क्यों किया, क्योंकि मानव क्या करना चाह रहा था, ध्यान से समझना। मानव इस रिवर वाटर को, नदी के पानी को यूटिलाइज करना चाह रहा था, नदी के पानी का दोहन करना चाह रहा था। आगे बात समझ में। तो ये अजैविक घटक तो है ही है, साथ ही साथ ये क्या है, इट इज अ रिसोर्स। ये क्या है, रिसोर्स है, क्योंकि हमारे लिए लाभ दे रहा है ये, तो ये रिसोर्स है, ये एक संसाधन है, ठीक है। ये रिसोर्स है, क्या है, संसाधन है, ठीक। तो मानव ने इस रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए डैम बना के तैयार कर दिया। इन द सेंस मानव ने क्या कर दिया, एक आर्टिफिशियल कंपोनेंट तैयार कर दिया, किसका, एटमॉस्फेयर का। मानव ने क्या किया, एक आर्टिफिशियल कंपोनेंट तैयार कर दिया, किसका, तो आपका आंसर होगा एटमॉस्फेयर का। अब इसका इफेक्ट जो होगा डैम बनने का, सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होगा भाई, अगर बांध टूट गया, ध्यान से सुनना, बांध अगर टूट गया तो इफेक्ट किस पर पड़ेगा, मानव पे। बांध जब बनाया था तो यहां की जितने भी पेड़ पौधे थे, इन सभी के सभी पेड़ पौधों को यहां से काट कर खत्म कर दिया गया।
यहां के पेड़ पौधों को काट कर क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। आगे बात समझ में। अब वहां के जीवों, अब फिर यहां पे जीव जंतु कम होंगे या ज्यादा होंगे, यहां धीरे धीरे क्या करेंगे, जीव जंतु कम होना शुरू कर देंगे। आगे बात समझ में। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मानव ने अपनी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एक नया कंपोनेंट बनाया। अब इस कंपोनेंट का इफेक्ट भी किस पर पड़ेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, मानव पर पड़ेगा। इसका इफेक्ट भी किस पर पड़ेगा, मानव पर पड़ेगा। आगे बात समझ में। अगर इस कंपोनेंट का फायदा है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं दो वर्ड एक साथ समझा रहा हूं। जो नया कंपोनेंट बनाकर तैयार किया, अगर ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, इससे हमें क्या हो रहा है, इससे हमें अगर प्रॉफिट हो रहा है, इसके अगर एडवांटेज हैं, इसके अगर लाभ हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा यूटिलाइज। इसको कहा जाएगा यूटिलाइज ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का दोहन कहा जाएगा। और अगर जो नया कंपोनेंट बनाकर तैयार किया मानव ने, इससे क्या है, इसके डिसएडवांटेज हैं, यानी इसकी कमियां हैं, यानी कि इसके नुकसान हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में इसी को क्या कहा जाएगा, इसी को कहा जाएगा पर्यावरण का क्या, इसी को कहा जाएगा पर्यावरण का अनुक्रमण, सॉरी अवक्रमण। इसी को क्या कहा जाएगा, पर्यावरण का अवक्रमण कहा जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि जब ह्यूमन अपने आसपास के रिसोर्स को लगातार यूटिलाइज करने के एफर्ट्स अप्लाई कर रहा था, उसी टाइम पर जो एनवायरमेंट का लॉस हुआ, उसी लॉस को क्या कहा जाएगा, उसी लॉस को कहा जाएगा क्या, डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट। जो नुकसान हुआ उसी को क्या कहा जाएगा, डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट। मानव ने एक डैम बनाकर तैयार किया, तो ये क्या डिग्रेडेशन होगा, ये डिग्रेडेशन नहीं होगा। लेकिन मानव ने डिफॉरेस्टेशन किया, तो क्या डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट होगा, तो आपका आंसर होगा ये बिल्कुल होगा। ये डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट होगा, ये बिल्कुल होगा। आगे बात समझ में, ये होगा, बिल्कुल होगा। बताओ, इतनी बात बताओ, ये पूरा का पूरा समझ में आया ना। ये समझ आया नहीं आया, मैं इसकी डेफिनेशन लिखाता हूं, ठीक है। चलो, और इस शेर और शायरी बाद में करो। आगे बात समझ में। ये क्या नाम है इसका, पता नहीं क्या, ये कोई खान साहब हैं, बहुत शायरियां सुना रहे हैं यहां पे। खान साहब पढ़ाई कर लो, नौकरी ना लगी तो बेगम आके फिर जब सर में बेलन मार मार के जब शायरी सुनाएगी ना तुम्हें, तो तब कसक उठेगी फिर तुम्हारे दिल में कि काश पढ़ लिया होता। ठीक है, अब दोबारा से मत करना ये सारी वारी यहां कमेंट में। क्लियर है यहां तक। चलो डेफिनेशन लिखो इसकी, जो कुछ भी मैंने समझा है इसको लिखो। लिखो डिग्रेडेशन में डेफिनेशन लिखो। ह्यूमन यूटिलाइज ह्यूमन यूटिलाइज ह्यूमन यूटिलाइज ह्यूमन यूटिलाइज द रिसोर्सेस विच फाउंड इन, कमेंट कम लिखो ज्यादा, ह्यूमन यूटिलाइज द रिसोर्सेस which found in surroundings, at this time many resources or assets of earth, many resources or assets of earth are disintegrated, which is called degradation of environment, हिंदी में लिखो जल्दी से। मानव अपने चारों ओर के संसाधनों का दोहन करता है। इस स्थिति में
मानव अपने चारों ओर के संसाधनों का दोहन करता है। इस स्थिति में संसाधनों का क्षरण या अपघटन भी होता है। नष्ट होना, क्षरण या अपघटन भी होता है। अतः इसे पर्यावरण का अवक्रमण कहा जाता है। इसे पर्यावरण का अवक्रमण कहा जाता है। अंडरलाइन कर लो इस वर्ड को, अवक्रमण का मतलब क्या है। इंग्लिश वालों आप भी डिग्रेडेशन वर्ड को अंडरलाइन कर लो। ओके, नेक्स्ट, देयर आर फॉलोइंग कॉजेज ऑफ डिग्रेडेशन। देयर आर फॉलोइंग causes and effect of degradation। अवक्रमण के निम्नलिखित कारण तथा प्रभाव हैं। लिखो जल्दी से, अवक्रमण के निम्नलिखित कारण तथा प्रभाव हैं। अवक्रमण के निम्नलिखित कारण तथा प्रभाव हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखना है इसी में, डिफॉरेस्टेशन। फर्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें डिफॉरेस्टेशन। ओके, फर्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें डिफॉरेस्टेशन। हिंदी में लिखो इसको, वनों का कटाव। वनों का कटाव, डिफॉरेस्टेशन, वनों का कटाव। ठीक है, लिखना बंद करो, बोर्ड पे ध्यान दो इधर। डिफॉरेस्टेशन, हिंदी में इसको कहा जाएगा वनों का कटाव। डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों का कटाव। पहले तो ये समझते हैं वन क्या है और इसके फायदे क्या हैं, फिर इधर समझ लेंगे डिफॉरेस्टेशन के नुकसान क्या हैं। सबसे पहली बात, व्हाट इज फॉरेस्ट या वेजिटेशन। फॉरेस्ट या वन क्या है? तो ये होता है ग्रुप ऑफ प्लांट। ग्रुप ऑफ प्लांट which grow up naturally। वन क्षेत्र क्या होता है? तो आपका आंसर होगा ये वृक्षों का समूह होता है। वृक्षों का समूह जो स्वयं तैयार हुआ हो, खुद ही उगकर खुद ही बड़े हुए हैं। ठीक है ना। देयर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन, मानव का कोई योगदान नहीं। एक फर्क क्या है वन क्षेत्र में और प्लांटेशन में या बाग में? यहां पे कोई भी मान के चलो आम का बाग लगा हुआ है, तो इसमें और वन क्षेत्र में अंतर क्या है? यहां आम का बाग किसने लगवाया? मानव ने। पानी कौन लगा रहा है? मानव। आगे बात समझ में? उसका रखरखाव कौन कर रहा है? मानव। बट वन क्षेत्र में क्या मानव का कोई भी इंफ्लुएंस होगा? नो इन्फ्लुएंस। आगे बात समझ में? नो इन्फ्लुएंस, मानव का कोई भी यहां पे क्या नहीं होगा? मानव का यहां पे कोई भी योगदान नहीं होगा वन क्षेत्र की कंडीशन में। अब इससे फायदे क्या क्या होते हैं वन क्षेत्र से? तो ध्यान से समझना। सबसे बड़ा फायदा होता है वन क्षेत्र का क्या? तो आपका आंसर होगा ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कार्बन। एब्जॉर्ब कार्बन अमाउंट, यानी कि सबसे बड़ा फायदा होता है कार्बन की मात्रा क्या करना? कार्बन का अवशोषण करना। अब कार्बन का अवशोषण करने से मतलब क्या होगा? तो ध्यान से समझना। कार्बन का अवशोषण करने का मतलब ये हो गया, कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में पाया जाता है। ओके,
तो ये क्या करेंगे, ध्यान से समझना, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ये क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करते हैं। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस कंडक्ट कराने के लिए। तो एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो रही है, और एटमॉस्फेयर में से अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो रही है तो इसका सीधा सीधा सेंस निकलता है कि एटमॉस्फेयर से क्या कम हो रहा है, एटमॉस्फेयर से कार्बन अमाउंट कम हो रहा है। आगे बात समझ में, एटमॉस्फेयर से कार्बन अमाउंट कम हो रहा है। ओके, बिल्कुल राहुल, आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा, मैंने लिखा तो था बेनिफिशियल फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम। और पहले सिलेबस कंप्लीट करो, आपके अंदर नॉलेज होगी, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैं किस एग्जाम लायक हूं। समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं? तो ये कार्बन एब्जॉर्प्शन का कार्य करते हैं, यानी कि एब्जॉर्ब करते कार्बन अमाउंट को। ठीक है, अगला क्या फायदा होगा इसका, तो आपका आंसर होगा हेल्पफुल इन रेनफॉल। ओके, ये क्या होते हैं, तो आपका आंसर होगा ये होते हैं वर्षा कराने में सहायक। वर्षा कराने में सहायक कैसे होते हैं, इस पॉइंट को समझ लेते हैं। मानकर चलो एक प्लांट लगा हुआ है कोई भी, और इस प्लांट पे ये पत्तियां लगी हुई हैं। ठीक है, इस पत्तियों में स्टोमेटा पाया जाता है, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। ये रंध्र क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं। ये क्या करते हैं, तो आपका आंसर होगा ये ट्रांसपिरेशन करते हैं। ट्रांसपिरेशन इन द सेंस, इसको कहा जाता है बाष्पोत्सर्जन। और इस प्रोसेस में क्या होता है, जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं, लीव्स सीक्रेट वाटर वेपर, यानी कि पत्ती या पत्तियां जलवाष्प छोड़ती हैं। पत्तियां क्या करती हैं भाई साहब, जलवाष्प छोड़ती हैं। अब इस पर्टिकुलर एरिया में इस पेड़ की वजह से यहां पर क्या हो गया, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर पार्टिकल्स आ गए, और जब ये वाटर वेपर पार्टिकल्स एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, इन्हीं का कंडेंसेशन होगा। इसी का क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, यानी इसी का जब संघनन होगा, तो कंडेंसेशन या संघनन होने पर क्या होगा, कंडेंसेशन या संघनन होने पर क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि बादल का निर्माण होगा, और बादल का निर्माण होगा तो वर्षा होगी। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कहां से आया, तो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर दो जगह से आया। एक तो जितना भी ओपन वाटर था, सरफेस वाटर जितना भी था नदियों के अंदर, महासागरों के अंदर, इसका वेपराइजेशन हुआ। ठीक है ना, और दूसरा कहां से आया, तो जितने भी प्लांट थे, प्लांट ने क्या किया, उन प्लांट्स ने क्या किया, ट्रांसपिरेशन किया। आगे बात समझ में, तो ट्रांसपिरेशन और वेपराइजेशन, ये दो प्रोसेस होते हैं वाटर वेपर के। आगे बात समझ में, जहां पर ये दोनों की दोनों क्रियाएं जहां पर ज्यादा होंगी वहां वाटर वेपर ज्यादा होगा, और जहां वाटर वेपर ज्यादा होगा वहां पे क्या होता है, तो आपका आंसर होगा वहां पर रेनफॉल भी ज्यादा होती है। फॉर एन एग्जाम्पल वी विल डिस्कस अबाउट इक्वेटर लाइन। एग्जाम्पल के तौर पर हम इक्वेटर लाइन के बारे में बात कर सकते हैं। भाई इक्वेटर लाइन पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा तो वेपराइजेशन ज्यादा, वेपराइजेशन ज्यादा तो वहां पे वाटर वेपर का अमाउंट हो गया, रेनफॉल धीरे धीरे ज्यादा हुई वहां पे, रेनफॉल ज्यादा होने से फिर पेड़ पौधों ने जन्म लिया, और वही पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, फिर ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं, तो इससे वर्षा में क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी हेल्पफुल होते हैं। ऐसा नहीं है कि रेनफॉल केवल केवल पेड़ पौधों की वजह से ही हो रही है। ये क्या है, रेनफॉल करा रहे हैं या हेल्प करा रहे हैं? सेंटेंस पढ़ो, मैंने क्या लिखा हुआ है, हेल्पफुल इन रेनफॉल। एक एक वर्ड का मीनिंग निकालना सीखो। हेल्पफुल इन रेनफॉल, आगे बात समझ में, नॉट कंडक्ट रेनफॉल। वर्षा कराते नहीं है, वर्षा कराने में मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के अमाउंट को बढ़ा देते हैं। आगे बात समझ में, एटमॉस्फेयर में क्या कर देते हैं, ये वाटर वेपर के अमाउंट को बढ़ा देते हैं। बात क्लियर है यहां तक? चलो, किस प्रोसेस द्वारा, यहां से दो चीजों को ध्यान में रखना, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कहां से आता है, बाई ट्रांसपिरेशन एंड बाई वेपराइजेशन। ओके, तीसरा फायदा देखो क्या है, तीसरा फायदा होगा इसका सबसे बड़ा,
नॉइस एब्जॉर्बर, ये ध्वनि का भी अवशोषण करते हैं। भाई साहब, जहां पेड़ पौधे ज्यादा होंगे ना, वहां पे नॉइस पॉल्यूशन कम होगा। और याद रखना, इसी में एक नया पॉइंट बताता हूं मैं। सरकार ने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या था? प्रोजेक्ट का नाम था ग्रीन मफलर। प्रोजेक्ट का नाम क्या था? तो आपका आंसर होगा, प्रोजेक्ट का नाम था ग्रीन मफलर। और इस ग्रीन मफलर प्रोजेक्ट में क्या किया था? सरकार ने टारगेट बनाया था क्या, कि हम हाईवे के आसपास वाले क्षेत्र में, ठीक है ना, हम क्या करेंगे? प्लांटेशन कराएंगे, ठीक है ना, यानी कि पेड़ पौधे लगाए जाएंगे पेड़ों को हाईवे के पास, पेड़ों को हाईवे के दोनों ओर लगाया जाएगा। पेड़ों को हाईवे के दोनों ओर लगाया जाएगा। इससे क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा सर? इससे नॉइस पॉल्यूशन जो होता है व्हीकल से, वो नॉइस पॉल्यूशन कैसा होगा? तो आपका आंसर होगा, नॉइस पॉल्यूशन विल बी रिड्यूस। अब अगर आपसे क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि ग्रीन मफलर प्रोजेक्ट जो था, या ग्रीन मफलर परियोजना जो थी, ग्रीन मफलर स्कीम जो थी, इसका टारगेट क्या था? तो आपका आंसर क्या होगा? सड़क के किनारे पर पेड़ पौधों को ज्यादा से ज्यादा क्या करना? तो आपका आंसर होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करना? पेड़ पौधों को लगाना, जिससे क्या हो जाए? जिससे कि वहां पे जो नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है उसको रिड्यूस किया जा सके। ओके, चलो अब नेक्स्ट अगला पॉइंट होगा इसी में आपका। ये 3 पॉइंट हो गए। चलो अब 3 पॉइंट के बाद में फिर यहां पे चौथा पॉइंट लिखता हूं मैं, ऊपर यहीं लिख देता हूं मैं। और क्या फायदा होगा भैया वनों से? वनों से फायदा होता है क्या? ये सोर्स होते हैं वन क्षेत्र जो होते हैं, किस किस चीज का? ये सोर्स होते हैं सर, एक तो आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन के बाद फिर हम नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो फर्नीचर वुड, फर्नीचर वुड। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो फ्यूल वुड, ठीक है ना, फ्यूल वुड। और किसका सोर्स होते हैं? हनी, शहद का भी तो स्रोत माने जाते हैं, इन्हीं से तो आता है वन क्षेत्रों से ही। और सोर्स ऑफ इनकम भी होते हैं, क्योंकि जितनी भी ट्राइब्स हैं इंडिया में, उन सभी की इनकम कहां से है? तो आपका आंसर होगा, वन क्षेत्र से है। टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं वन क्षेत्र जो होते हैं। जहां पर घने पेड़ पौधे होते हैं वहां के टेम्परेचर में, और जहां पर बिल्कुल डिफॉरेस्टेशन हो चुका है, दोनों में लगभग 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस मिल जाता है। आगे बात समझ में? 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस मिल जाता है। और आगे अगर हम बात करेंगे तो आपको पता ही है लकड़ी से क्या तैयार किया जाता है? पेपर भी तैयार किया जाता है। लकड़ी से क्या तैयार किया जाता है? पेपर भी तैयार किया जाता है। ओके, हाँ जी। तो ये वनों के फायदे हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक के, अब इसके बाद कल बात करेंगे क्योंकि मेरी दूसरे बैच में क्लास है। ओके, टाइम हो गया है, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। और आज की पहली क्लास का जो हमारा सबसे बड़ा टारगेट तो यही होता है कि सिलेबस समझा दिया जाए स्टूडेंट को कि भाई उसको क्या क्या पढ़ना है। ओके, अच्छा ये बताओ, आज की क्लास का कुछ फायदा हुआ? जो हमने सिलेबस आज डिस्कस किया वो बेनिफिशियल है या नहीं है? कंटिन्यू रखें उसको। कल का टॉपिक जो होगा वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आर्कटिक ओशियन विद मैप। बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे, और जितने भी पूरे विश्व में ऑयल स्पाइल जहां जहां हुए हैं उन सबको समझेंगे कि कहां कहां तेल का रिसाव हुआ है, कहां कहां पर कौन कौन सी नई नई चीजें हुई हैं, कहां कहां डिस्प्यूट हुए हैं, वो सारी की सारी चीजें कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो कल करते हैं कंप्लीट। और सभी लोगों को एक बार फिर से थैंक यू जिन लोगों ने पूरी क्लास में कमेंट की हैप्पी टीचर डे के लिए। और टीचर का हमेशा रेस्पेक्ट करो,
इसलिए नहीं कि मैं टीचर हूं, हम भी अपने टीचर की रेस्पेक्ट करते हैं। वो निहायती बेवकूफ लोग होते हैं जो टीचर के लिए कुछ भी उल्टा सीधा लिख रहे हैं या मतलब कुछ भी बोल रहे हैं। आप भी समझदार हो, होना कुछ नहीं है। आगे बात समझ में? टीचर का तो दिल दरिया मन समंदर होता है, रोजाना की रोजाना नई नई चीजें सीखता है, नई नई चीजें सुनता है, अच्छाइयां भी सुनता है, अपनी बुराइयां भी सुनता है। तो आपको भी पता है कि समुद्र में अगर 2-4 ईंट पत्थर कोई फेंक रहा है तो क्या असर होने वाला है। तो इस चीज को माइंड से निकाल दो, अच्छे से मेहनत करो आप। भाई मैं तो एक बात सोचता हूं, मुझे आप उल्टा बोलो, सीधा बोलो या तारीफ करो, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते आप अगर मेरे नाम से करियर विल के नाम से, आप किसी भी और टीचर के नाम से, किसी भी सब्जेक्ट के नाम से, जब आप स्टूडेंट एक कनेक्ट हो रहा है ना, तो वो जिस फायदे की सोच कर आ रहा है वो फायदा उसको मिलना चाहिए। बस एक टारगेट होता है। बाद बाकी सामने वाले को क्या लग रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने वाले को पॉजिटिव लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है, हमारे हर एक जितने भी टीचर हैं हमारे यहाँ पे, हर एक टीचर का बस एक ही टारगेट होता है कि भाई जो स्टूडेंट फायदे की सोच रहा है उसका फायदा हो जाना चाहिए। सिलेक्शन ले लो, ज्यादा बेहतर है। शेरो शायरी का दौर बाद में आएगा, और जब आप सेलेक्टेड होगे ना तो आपके मुंह से शायरियां भी फिर बहुत अच्छी लगेंगी और सुनने वाले तारीफें और ज्यादा करेंगे। और आप भी समझदार हो, बेरोजगार के मुंह से कौन शायरी सुन रहा है। अगली क्लास में मिलता हूं मैं आर्कटिक ओशियन के कंटेंट के साथ, विद मैप, विद न्यू पॉइंट। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।